हमारी आज की कहानी है एक ऐसे लड़के के बारे में जो अपने पिता को ढूंढते हुए 1 बिलियन लाइट ईयर्स अवे चला गया। पर क्या वो अपने पिता को बचा पाएगा? क्या उसके पिता अब भी जिंदा होंगे? ये सभी सवालों के जवाब हम आज की हमारी इस कहानी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसा प्लैनेट दिखाया जाता है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तभी अचानक से एक स्पेसशिप से एक आदमी निकलता है जो एक अमेरिकन फ्लैग को उस प्लैनेट की अर्थ पर प्लांट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम पृथ्वी पर एडन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने बाथ टब में लेटा होता है। एडन के फोन पर बार बार कॉल्स आ रहे होते हैं पर वो उनका जवाब नहीं दे रहा होता है। असल में एडन के पिता एक साइंटिस्ट थे जो कि काफी समय पहले मारे गए थे। तभी अचानक से उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो कि उसके पापा के ऑफिस का था। अब क्योंकि ये काफी अजीब था इसलिए एडन वहां जाने लगता है। एडन के पिता जिनका नाम क्रैफर्ड था, उनके 2 दोस्त जोसेफ और रॉबर्ट नासा फैसिलिटी में एडन का वेट कर रहे होते हैं और वो ये पार्ट डिस्कस करते हैं कि क्रैफर्ड का बेटा उनके जितना पंक्चुअल नहीं है। जोसेफ और रॉबर्ट दोनों ही क्रैफर्ड के अच्छे दोस्त थे। एडन के आते ही वो लोग शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं था कि एडन वहां पर आएगा। खैर, एडन के आते ही वो लोग उसके पिता की बड़ाई करने लगते हैं और उसे बताते हैं कि क्रैफर्ड ने जाने से पहले अपनी लाइफ टाइम की जो स्टडीज थी वो सारी उन्हें दे दी थी। असल में क्रैफर्ड ने न्यूरो इनहिबिटर नाम का एक डिवाइस जनरेट किया था और ये डिवाइस इतना शानदार था कि इसकी मदद से आप अपनी बॉडी को छोड़कर सिर्फ माइंड की मदद से स्पेस में ट्रैवल कर सकते थे। ये सब सुनकर एडन काफी नाराज हो जाता है क्योंकि वो एजेंट्स ऐसे बात कर रहे थे जैसे उसके पिता ब्रेड लेने गए हों और अभी वापस आने वाले हों। वो उन लोगों को बताता है कि किस तरह से उसके पिता के जाने के बाद से उसने लोगों से मिलना तक बंद कर दिया है। वो इस बात से काफी ज्यादा परेशान था कि आखिर उसके डैड उसके साथ टाइम क्यों नहीं स्पेंड करते थे। वो हमेशा ही फैमिली पार्टीज और गैदरिंग्स मिस कर दिया करते थे सिर्फ अपने इस काम की वजह से। और एडन को ये भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि असल में उसे यहाँ बुलाया क्यों गया है। तभी जोसेफ और रॉबर्ट एडन के सामने एक बहुत ही शॉकिंग ट्रुथ रिवील करते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसके पिता क्रैफर्ड उन लोगों की गायब होने के बाद भी मदद करते रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ये एडन सोचता है। असल में रॉबर्ट और जोसेफ उसे ये बताना चाह रहे होते हैं उसके पिता हो सकता है कि अब भी जिंदा हों। ये सब सुनकर एडन के तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि उसने और उसकी मदर ने तो उनके पिता का बाकायदा फ्यूनरल अटेंड किया है और उन्होंने तो उसकी कास्केट भी देखी थी। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है? उसे समझाने के लिए रॉबर्ट और जोसेफ उसे बताते हैं कि एक्चुअल में क्रैफर्ड ने खुद ही इस कंडीशन को रखा था कि मिशन में जाने से पहले वो लोग उसका फ्यूनरल कर दें क्योंकि उसे इस बात पर विश्वास नहीं था कि वो वापस आ भी पाएगा या नहीं। ये सब सुनकर एडन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि अगर मेरे डैड यहाँ नहीं है तो फिर आखिर वो है कहाँ? इसके बाद रॉबर्ट और जोसेफ उसे एक कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि कुछ साल पहले क्रैफर्ड अपनी एक को पायलट सूजन के साथ मार्स पर एक्सप्लोरेशन करने गया था। वो लोग वहाँ ये देखने गए थे कि क्या वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। पर जब वहाँ पर उसके कोई साइंस नहीं मिले तो क्रैफर्ड ने सूजन से वापस चलने के लिए कहा। पर सूजन मिशन की फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाई और वहीं पर रुक गई, जिसके कुछ दिनों बाद सप्लाईज खत्म हो जाने की वजह से उसकी डेथ हो गई। सूजन की डेथ से क्रैफर्ड को काफी बुरा लगा और इसीलिए उसने सोचा कि वो एक ऐसा नायाब और बेहतरीन तरीका ढूंढ निकालेगा जिसकी मदद से वो लोग आसानी से बिना किसी रिस्क के स्पेस को एक्सप्लोर कर सके। इसके बाद एडन अपने एक साइकियाट्रिस्ट से मिलने जाता है जिसके पास वो काफी टाइम से जा रहा होता है। वो साइकियाट्रिस्ट को उस दिन के बारे में बताता है जब वो अपने पिता से आखिरी बार मिला था। उस दिन क्रैफर्ड अपने ऑफिस से आए थे और एडन टेलीविजन देख रहा था। क्रैफर्ड उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो कुछ बहुत ही अच्छी चीज छुपा रहे हो, पर उन्होंने एडन को उस वक्त कुछ भी नहीं कहा और ये आखिरी बार था जब एडन अपने डैड से मिला था। वो अपनी साइकियाट्रिस्ट को जोसेफ और रॉबर्ट के साथ हुई कॉन्वर्सेशन के बारे में भी बताता है और उसे बताता है कि उन्होंने लास्ट में उसे बताया कि हो सकता है कि उसके डैड एंड्रोमेडा कॉन्स्टेलेशन में ही हो,
जोसेफ और रॉबर्ट ने उसे ये भी बताया था कि एक्चुअल में उनकी बॉडी तो नासा फैसिलिटी में ही है, पर उनका माइंड है एंड्रोमेडा कॉन्स्टेलेशन पर। उन लोगों ने उनकी बॉडी को तब तक संभाल कर रखा हुआ था जब तक कि वो डिके होना शुरू नहीं हो गई थी। वो उसे ये भी बताते हैं कि क्राफर्ड ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा हैरान था कि ह्यूमन माइंड लाइट ईयर्स की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, और इसीलिए उन्होंने न्यूरो इनहिबिटर्स का इन्वेंशन किया। वो उसे बताते हैं कि क्राफर्ड ने इस डिवाइस की मदद से एलियन स्पीशीज तक से कांटेक्ट कर लिया था, पर अब पता नहीं कैसे पर उनकी कॉन्शियसनेस उसी न्यूरो इनहिबिटर में कैद हो गई है। एडन को अब भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग उसे ये सब क्यों बता रहे हैं, जिस पर जोसेफ और रॉबर्ट उसे बताते हैं कि एक्चुअल में जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बहुत बुरी तरह से बढ़ती जा रही है और रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इसीलिए क्राफर्ड का ऐसा मानना था कि ह्यूमैनिटी जिसका जन्म अर्थ पर हुआ है उसका खात्मा किसी दूसरे ही प्लैनेट पर होगा। और यही वजह थी कि क्राफर्ड ने अपनी पूरी लाइफ एक ऐसे प्लैनेट को ढूंढने में लगा दी थी जिस पर ह्यूमैनिटी आराम से सरवाइव कर सके। वो उसे बताते हैं कि क्राफर्ड पूरे टाइम उन लोगों के कांटेक्ट में था, पर 3 वीक पहले अचानक से सारे सिग्नल्स टूट गए और उन्हें बस इतना ही पता है कि NP-22 नाम के प्लैनेट पर अचानक से कोई एलियन अटैक हुआ है। वो उसे बताते हैं कि क्राफर्ड के साथ साथ 11 और लोग थे जो कि उस एंड्रोमेडा कॉन्स्टेलेशन पर जा सकते थे, और उनमें से एक था एडन, क्योंकि एडन के पिता क्राफर्ड ने उसके एक कार एक्सीडेंट के टाइम पर उसकी नेक पर वो ही चिप इंसर्ट कर दी थी जिसकी मदद से वो भी एक एंड्रोमेडा कॉन्स्टेलेशन पर जा सकता था, क्योंकि बाकी सारे रिसर्चर्स तो क्राफर्ड के साथ ही चले गए थे। इसीलिए एडन ही उनकी आखिरी उम्मीद थी जो कि जाकर ये पता लगा सकता था कि आखिर वहाँ हुआ क्या है। वो लोग अब एडन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जा करके एंड्रोमेडा कॉन्स्टेलेशन पर ये पता लगाए कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या है। अब एडन उन लोगों को ये बात याद दिलाता है कि ना तो वो कोई साइंटिस्ट है और ना ही कोई पायलट, जिस बात पर वो ये कहते हैं कि उन्हें ये विश्वास है कि एडन क्राफर्ड का सन है, इसीलिए वो सब कुछ कर सकता है और ह्यूमैनिटी को भी बचा सकता है। इस बार जब एडन अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलने जाता है तो वो उनसे कहता है कि वो अब कोई बहुत ही बड़ा काम करने वाला है। ये सुनकर पहले तो साइकियाट्रिस्ट को लगता है कि शायद वो खुद को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, पर एडन खुल के कोई बात कहता नहीं है और वहाँ से चला जाता है। घर जाकर जब एडन बाथटब में आराम कर रहा होता है तभी अचानक से उसे एक हॉस्पिटल का सीन याद आ जाता है और वो अचानक से पानी में डूबने लगता है। घबराहट की वजह से वो तुरंत से एक बार फिर अपनी मेडिकेशन उठा लेता है, पर इस बार वो उसे खाता नहीं है बल्कि फेंक देता है और ये डिसाइड करता है कि अब वो और ज्यादा मेडिसिन पर रिलाई नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ नासा साइंटिस्ट अपने सुपीरियर्स को बता रहे होते हैं कि किस तरह से एडन अपने पिता के कदमों पर चलते हुए उस प्लैनेट तक जाएगा। वो उन्हें बताते हैं कि गायब होने से पहले क्राफर्ड ने एक वीडियो भेजा था जिसमें बहुत सारी एलियन शिप्स दिख रहे थे जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़े थे। इस तरह की चीजें उन लोगों ने पहले कभी भी नहीं देखी थी। तभी अचानक से उन लोगों को एक और सिग्नल रिसीव होता है जो कि एक वीडियो क्लिप थी जिसमें एक रोबोट दिखाई दे रहा था। वो रोबोट कह रहा था कि हर यूनिवर्स में एक डिक्टेटर यानी कि राजा होता है और वो बाकी लोगों को या तो अपना गुलाम बना लेता है या फिर उन पे राज करता है या फिर उन्हें मार देता है। इस वीडियो से ये साफ समझ में आ रहा था कि अर्थ के ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है और इस वजह से सुपीरियर्स ने ये डिसाइड किया कि एडन को पहले टेस्ट ड्राइव दी जाएगी जिसके बाद उसे भेजा जाएगा, क्योंकि इस तरह के एक्सप्लोरेशन में उसकी लाइफ को भी काफी ज्यादा खतरा है। अगले दिन जब एडन आता है तो जोसेफ और रॉबर्ट उसे बताते हैं कि असल में न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज्यादा सेफ नहीं है, पर एडन ने अब अपना मन बना लिया था, इसीलिए वो पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब एडन को स्पेस में जाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है जहाँ पर उसे एक स्टिमुलेटर में बिठाया जाता है और उसे दिखाया जाता है कि जब वो किसी प्लैनेट पर उतरेगा तो उसे कैसा लगेगा। उसे स्पेसशिप के अंदर होने वाली चीजों के बारे में भी अवगत कराया जाता है कि किस तरीके से उसे ग्रेविटी फ्री स्पेस का अनुभव करने को मिलेगा और इस तरीके के बहुत कुछ चीजें। इसके बाद एडन कॉस्मिक जंप भी करता है
पर वो हालांकि उतनी अच्छी नहीं होती। पर उसके बाद वो सेरिब्रस नाम के एक प्लैनेट पर लैंड करता है। वो देखता है कि वो पूरा प्लैनेट बर्फ से ढका हुआ है और इस सुंदरता को देखकर वो तो बस देखता ही रह जाता है। वो काफी देर तक उस प्लैनेट पर घूमता है और खुश होता है कि अर्थ के बाहर भी इतनी सुंदर चीजें हैं। तभी उसे बताया जाता है कि उस प्लैनेट की हवा में रेडॉन नाम की गैस है, जिसके 10 सेकंड के एक्सपोजर से भी उसकी जान जा सकती है। एडन सेरिब्रस पर काफी ज्यादा मजे करता है, पर वहाँ पर सभी चीज बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होती है। इन सब के बाद उसे वापस बुला लिया जाता है। ये बस एक एक्सपीरियंस था जो उसे कराया गया था ताकि वो एंड्रोमेडा कॉन्स्टेलेशन पर जा सके। वो लोग एडन को बताते हैं कि जब वो NP-22 पर जाएगा तो उसे बहुत सारी मेमोरीज की प्रोजेक्शंस दिखेंगी, पर वो किसी भी मेमोरीज की प्रोजेक्शंस में छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। एडन को ये बात काफी शॉकिंग लगती है कि उसके पिता की इतनी शानदार डिस्कवरी आखिर हिडन क्यों रह गई, जिस पर रॉबर्ट और जोसेफ उसे बताते हैं कि क्रैफर्ड ने अपनी इस डिस्कवरी को प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट किया था, पर खर्चा बहुत ज्यादा होने की वजह से प्रेसिडेंट ने मना कर दिया कि दुनिया में हर इंसान के लिए एक चिप बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। इसीलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए कह दिया। इन सब के बाद एडन एक बार फिर अपनी साइकियाट्रिस्ट से मिलने जाता है और उसे बताता है कि अब वो एक बड़ा काम करने जा रहा है और इसलिए अब से वो उसका ट्रीटमेंट नहीं लेगा। साइकियाट्रिस्ट कहती है कि शायद उसकी स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है, इसीलिए उसे उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए। पर एडन उसकी बात नहीं सुनता है और घर आकर अपनी सारी पिल्स को फेंक देता है। अगले दिन एडन नासा फैसिलिटी में जाता है और उनसे पूछता है कि क्या वो अपने फादर की कुछ मेमोरीज देख सकता है। वो उसी मेमोरी में जाता है जब उसके पिता उससे आखिरी बार मिले थे। वो जाकर उसी रूम में बैठ जाता है अपने पिता के साथ। तभी अचानक क्रैफर्ड उससे बात करने लग जाता है, जिससे एडन काफी घबरा जाता है। पर तभी क्रैफर्ड उसे बताता है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है और वो उसे बहुत सी टेक्नोलॉजीज के बारे में बताता है जो उसने उस प्लैनेट पर देखी। वो उससे ये भी कहता है कि उस प्लैनेट पर उसने सिर्फ एक ही भाषा समझी है और वो है लड़ाई की। क्रैफर्ड एडन से ये भी कहता है कि उसने ये सब कुछ अपने परिवार के लिए किया है, पर एडन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपकी वजह से मुझे हर वक्त सुसाइडल टेंडेंसीज आने लगी थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैं कब अपनी जान दे दूं, जिस वजह से मुझे साइकियाट्रिस्ट से भी मिलना पड़ा था। ये सब सुनकर क्रैफर्ड उसे बताता है कि NP-22 पर एक ऐसी एलियन स्पीशीज ने हमला कर दिया है जो कि नहीं चाहती हैं कि ह्यूमंस वहाँ पर आए। वो लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनकी कॉन्वर्सेशन रुक जाती है और एडन को वापस बुला लिया जाता है। एक बार फिर एडन अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलने जाता है और उससे बोलता है कि उसे कुछ भी आइडिया नहीं है कि ह्यूमन माइंड क्या क्या कर सकता है। ये सब सुनकर साइकियाट्रिस्ट उसे गुड लक विश करती है, जिसके बाद एडन निकल जाता है अपने मिशन पर। कुछ दिन ट्रैवल करने के बाद एडन NP-22 पर पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स अभी भी जुड़े हुए हैं, यानी कि जो अटैक वहां पर होने वाला था वो अभी तक हुआ नहीं है। एडन को वहां पर बहुत सारे प्रोजेक्शंस दिखाई पड़ते हैं। एडन को ये ऑर्डर दिया जाता है कि वो ग्रीन हाउस के कुछ फोटोज लेकर वापस आ जाए। तभी अचानक वो देखता है कि बहुत सारे रोबोट्स वहां आ रहे होते हैं और वो उन प्रोजेक्शंस को वार्न करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा कर नहीं पाता। जिसके बाद वो अपनी ओरिजिनल बॉडी में अचानक से उस न्यूरोट्रांसमीटर को हटा देता है और वो वहाँ पर पूछता है कि आखिर वो प्रोजेक्शंस को वार्न क्यों नहीं कर सकता। जिस पर जोसेफ और रॉबर्ट उसे बताते हैं कि असल में जो लोग उस प्लैनेट पर वो देख पा रहा है वो सभी मर चुके हैं और वो लोग उनके गोस्ट हैं। एडन उन्हें ये बताता है कि वो लोग चाहते हैं कि ह्यूमैनिटी NP-22 से पूरी तरह से चली जाए और जब तक ऐसा नहीं होगा वो बार बार उस प्लैनेट पर अटैक करते रहेंगे, यानी कि वो लोग उस प्लैनेट पर नहीं रह सकते हैं। अब एडन यहाँ पर अपने पिता से हुई उस कॉन्वर्सेशन के बारे में सबको बताता है कि किस तरीके से उसके पिता ने बोला था कि ह्यूमैनिटी के पास दो रास्ते हैं, या तो वो कोई नया प्लैनेट ढूंढ ले या फिर NP-22 को बचा ले। अब एडन को NP-22 को बचाने के लिए एक मौका दिया जाता है और वो एक बार फिर उस प्लैनेट पर जाता है। एडन वहां जाकर उस वॉर को रोकने की कोशिश करता है, पर वो अटैक इतने बड़े लेवल पर था कि एडन को वहां पर मार दिया जाता है। अब यहाँ पर ओरिजिनल में अर्थ पर एडन की बॉडी भी अनकॉन्शियस हो जाती है और इसी के साथ उसका भी फ्यूनरल कर दिया जाता है।
और वो लोग उस चीज को फेक करते हैं कि एडन अपने बाथ टब में मर गया है, क्योंकि आखिर उन्हें कोई तो बहाना देना ही था। वहीं दूसरी तरफ उसकी साइकियाट्रिस्ट एडन का इंतजार करती रहती है, पर वो नहीं आता है। कुछ टाइम बाद एक दिन उन लोगों को एक बार फिर NP-22 से एक सिग्नल रिसीव होता है। सिग्नल भेजा था एडन ने, जो कि ये बता रहा था कि वो और उसके पिता अब भी जिंदा हैं। असल में क्रैफर्ड ने एक और प्रोग्राम डिजाइन किया था, जिसकी मदद से वो और उसका बेटा बच गए थे और उन्होंने एक नया प्लैनेट ढूंढ लिया था, जहां पर बहुत सारी जगह थी और जहां पर ह्यूमैनिटी आराम से सरवाइव कर सकती थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।